नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त भारत 24 पर 9 बजे आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। हम आपके लिए बहुत सोच समझकर खबरों का चयन करते हैं। उन खबरों पर डिटेल रिसर्च होती है और उसके बाद उन खबरों को हर एक एंगल से तराश कर, समझकर, बूझकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज वो कौन सी 3 खबरें चुनी गई हैं, मैं आपको जल्दी से बता देना चाहती हूं। इसे हम स्निपेट कहते हैं। आज जो सबसे पहले बात होगी वो होगी अब्दुल रज्जाक की। बददिमाग और बेहुदा बयान है, महिलाओं के प्रति घटिया पाकिस्तानी सोच है कि उन्होंने इस तरीके का विवादित जो बयान है वो दिया है। और न सिर्फ बयान देते वक्त उनकी बात होनी चाहिए, अगल बगल में जो महाशय बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं, जो आज अपनी तालियों से भी मुकर गए हैं और अपनी सोच से भी यू टर्न ले लिया है, उनका भी आज यहां पर विश्लेषण करना जरूरी है। फिर बात करेंगे तरक्की के शिखर पर भारत जो पहुंचा है, त्योहारों पर जो रिकॉर्ड तोड़ कारोबार हुआ है, कंपनियों ने जो प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और फिर आपके सेहत की बात इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज ये डरा रही है। आपको पता है भारत में ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ मौजूद हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। और सेहत की अनदेखी लगातार बढ़ रही है। शहरों में तो फिर भी हम समझ पाते हैं, गांव की तो बात ही दूसरी है। आज इस पर भी थोड़ा तफसील से हम बात करेंगे। और फिर ये मेरा हिंदुस्तान है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। बाल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। दिग्गज राजनेता, प्रखर लेखक और दार्शनिक नेहरू की एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे अब्दुल रज्जाक से। वाहियात, बेहुदा, घटिया, थर्ड क्लास। और अगर इसमें आगे भी कोई शब्द आपके मन में आ रहा हो तो उसे जोड़ दीजिएगा। मुझे याद आ जाए वो शब्द तो मैं भी उन शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने घटिया स्तर के शब्दों का प्रयोग पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने किया है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्रिकेट को तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन अब्दुल रज्जाक ने इस गेम को शर्मसार किया है अपनी गंदी जुबान से। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन की आलोचना करते करते एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर भद्दा कमेंट कर गए। और जब वो बदजुबानी कर रहे थे तो उसी स्टेज पर मौजूद उनके साथी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, उमर गुल तालियां बजा रहे थे। अब्दुल रज्जाक ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर जो भद्दा कमेंट किया, शायद एक सभ्य समाज में ऐसा कहने की कोई हिमाकत करता ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान में सभ्य समाज बचा ही कहां है जो वहां कोई कुछ कहने से पहले सोचेगा। बाबर आजम की आलोचना करते हुए भारतीय एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर शर्मनाक टिप्पणी पहले आप सुनिए, उसके बाद मेरे शब्दों को आप रिपीट ना करें शुरुआती, तो देखिएगा। अब्दुल रज्जाक ने यह बात किस संदर्भ में कही वो आपने समझ लिया होगा। ऐश्वर्या राय का जिक्र क्यों आया ये मैं समझाती हूं। अब्दुल रज्जाक अपने देश के खिलाड़ियों को उनकी लालत मलानत कर रहे थे कि मैं जब यूनुस खान की कप्तानी में खेला करता था तो उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी, वो चीज़ों को समझते थे। अगर वो चाहते कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं तो मैं भी मैदान पर बढ़िया डिलीवर करके आ जाता था। आज के समय में हमारी नीयत ही नहीं है कि प्लेयर्स को अच्छे से पॉलिश कर सके। इसके आगे उन्होंने हद लांघना शुरू कर दी। उनकी बातों में कितनी बेहूदगी है। महिलाओं को देखने का उनका नजरिया क्या है। सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की जो सोच है उससे आगे ये बढ़ ही नहीं पाते हैं। मिस्टर अब्दुल रज्जाक, आपकी नीयत बिल्कुल खोटी नीयत है। अगर आपकी नीयत सही होती तो आप इस तरीके की बातें ना करते। आप टीवी डिबेट में बात रखने के काबिल नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। अगर यही बात है तो आप मुझे समझा दीजिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकी पाकिस्तान से हैं। क्या नीयत से पैदा होते हैं? क्या नीयत है? क्या उनके माँ बाप एक अच्छी नीयत से बच्चा पैदा नहीं करते हैं? ये नीयत रखते हैं कि अब मेरा बेटा जब पैदा हो तो आतंकी बन जाए। उनकी माओ ने तो इनके लिए खूब अच्छा सोचा होगा ना। फिर हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी ये दुनिया में खौफ क्यों फैला रहे? प्रॉब्लम नीयत में नहीं है, प्रॉब्लम सोच में है, मानसिकता में है। 75 सालों की आजादी में आज तक आप महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीख पाए।
और इसीलिए तो आप आज भी इस तरीके की बेहूदगी कर रहे हैं। और सामने वाला है वो शाहिद आफरीदी, देखिए आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। महिलाओं के प्रति ये सोच है आपकी नफरत बार बार बाहर आ जाती है। ये पुरुषवादी मानसिकता आपकी झलकती है। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथियों की पोल खुल गई है। जब आप कह रहे थे कैसे तालियां बजा रहे थे, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो अब्दुल रज्जाक की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के रोल मॉडल रह चुके हैं। जब उनके जैसा क्रिकेटर भी इस बात पर खुश होने लगे ना, तो आम पाकिस्तानी तो खुश होगा ही। और जब अब्दुल रज्जाक के शर्मनाक बयान दे रहे थे, तब आफरीदी और उमर गुल किस तरह हंस रहे थे, कैसे ताली पीट रहे थे, आप उसका मुजाया देख रहे हैं। दरअसल ये जो ऐश्वर्या राय पर की गई टिप्पणी है ना, ये सिर्फ 3 क्रिकेटर की पोल नहीं खोलती है, पूरे पाकिस्तान की उनकी जहनियत की पोल खोलती है कि वहां पर महिलाओं को लेकर सोच क्या है। पाकिस्तान अरब दुनिया की उस सोच को, उस मध्यकालीन बर्बर सोच को फॉलो कर रहा है, जहां महिलाओं को सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर तक ही सीमित माना जाता है। अब तो वहां भी चीजें बदल रही है। आप अरब वर्ल्ड में देखिए, अरब कंट्रीज में देखिए, उनका पूरा नजरिया दुनिया को लेकर बदल रहा है, औरतों को लेकर बदल रहा है। सऊदी अरब में देखिए कितने बदलाव हो रहे हैं, यूएई में देखिए किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन ये लोग वहीं के वहीं हैं मेडिवल पीरियड में, खासकर पाकिस्तान। अब्दुल रज्जाक पहले भी ऐसी टिप्पणी कर चुके, पहली बार नहीं है। जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से हार गया, उस वक्त रज्जाक ने क्या कहा था, आप सुनिए। क्या बेहूदगी है, ये डिसाइड करेंगे क्योंकि बाल छोटे हैं उनके, और वो शायद उनकी तरह क्रिकेट खेलती है, तो इनको लगता है, और हाथ जब मिलाती हैं तो बड़ा कड़क तरीके से मिलाती हैं, तो वो लड़की नहीं लगती उनको। दरअसल ये वो मानसिकता है जहां पर मेरी सुनो तो सब बढ़िया, नहीं तो तुमको हम सर्टिफिकेट देंगे। आपने सुना ना, इनकी शादी नहीं होगी, ऐसी बात कह रहे हैं। दरअसल फीड ऐसी है, क्रिकेटर बन चुकी है, तो ये चाहती हैं कि पहले मर्दों की टीम के लेवल तक आए। ये चाहती है कि हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ मर्द नहीं कर सकते, इसलिए वो फीलिंग खत्म हो गई है। आप इनसे हाथ मिलाकर देखिए तो ये लड़की तो लगेंगी नहीं। आप इनके बालों की कटिंग देख लें, और निगाह छोटे बाल रखती हैं, मत भूलिएगा। छोटे बाल रखने वाली लड़की के गुण इन्हें नजर नहीं आते। इनकी ऐसी वाहियात सोच है। इस एग्जाम्पल को किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उसके बाद क्रिटिसाइज किया हो तो मुझे बता दीजिए, क्यों करते जब सबकी सोच एक जैसी है। भारत में हर अभिनेत्री को सम्मान मिलता है, आप जानते हैं ना। भारत में ऐश्वर्या राय को कितना सम्मान मिलता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐश्वर्या राय की दीवानगी, उनका नाम दुनिया जानती है। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, और जब वो मिस वर्ल्ड बनकर भारत पहुंची थी तो सारे जहां ने, पूरे भारत ने उनको सम्मान दिया था। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है, पाकिस्तान में एक लड़की जब इस तरीके से मिस वर्ल्ड बनी तो मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। ये कैसी भावना है, एक औरत के मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनने पर आहत हो जाती है। यूएई में एक प्रतियोगिता होती है, उसमें पाकिस्तान के कराची की रहने वाली एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का खिताब जीत लेती है। उसके बाद जमाते इस्लामी के जो सेनेटर है मुश्ताक अहमद खान, वो कहते हैं युवा महिलाओं को मिस यूनिवर्स कंपटीशन के लिए तैयार करना और मिस पाकिस्तान कंपटीशन का आयोजन करना शर्मनाक है। ये पाकिस्तान का अपमान है, पाकिस्तान की महिलाओं का अपमान है। ये वो सेनेटर कह रहे हैं। आयोजक कौन है, ये शर्मनाक कृत्य कौन कर रहा है, वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। सरकार को इन लोगों को सामने लाना चाहिए जो इस तरीके के कंपटीशन करवा रहे हैं। ये कौन है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको किसने ये हक दिया? ये सारी बातें वो सेनेटर कह रहा है, मुश्ताक। उसके बाद पता है आपको क्या हुआ? उसके बाद बाकायदा इस पर बहस छिड़ गई कि ये सच में ठीक था कि नहीं था। कश्मीर को आजाद करवाने की हवा हवाई धमकियां देने वाले पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक डर गए। एरिका को मिस यूनिवर्स चुने जाने पर पाकिस्तान सरकार ने सवाल उठाते हुए जांच के आदेश दे दिए। 24 साल की एरिका ने पहली बार मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कंपटीशन में खिताब जीता। इसमें पाकिस्तान के 5 कंटेस्टेंट्स शामिल थी।
दुबई की एक कंपनी ने इसका आयोजन किया था। पाकिस्तानी सरकार ने एरिका की उपलब्धि से पल्ला झाड़ लिया और इसमें उनके भाग लेने पर जांच बिठा दी। उसके बाद कुछ महिला कार्यकर्ता एरिका रॉबिन के समर्थन में सामने आई। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से सवाल पूछे कि जब भी कोई पाकिस्तानी महिला अपने लिए नाम कमाती है तो आप असुरक्षित क्यों महसूस करने लग जाते हैं, आलोचना क्यों करने लग जाते हो उस महिला की। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाम कमाने वाली पाकिस्तानी महिलाओं पर हमला करने का फैशन और चलन बन गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एरिका के समर्थन में आई महिलाओं ने कहा। जब पाकिस्तानी सरकार ही महिलाओं पर ऐसा स्टैंड रखती है तो क्रिकेटर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनकी सोच इनके समाज और देश से महान थोड़ी हो सकती है। ये कुंठा से भरे हुए लोग हैं जिनके अंदर कट्टरपन उस लेवल पर भर गया है जिसकी सीमा की कोई सीमा ही नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू दिस लिमिट। आफरीदी ने बेटी को आरती उतारने की नकल करते देखकर घर में टीवी तोड़ दिया था और ये किसी और ने नहीं, खुलासा खुद आफरीदी ने किया। आफरीदी के मुताबिक उस वक्त उनकी बेटी सीरियल में चल रहे आरती के सीन को देखकर उसकी नकल कर रही थी। इसी बात से वो नाराज हो गए। बड़े खुश हो रही है मैडम वहां पर बैठकर और सर अपने ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में महिलाओं की हालत क्या है आपको मैं कुछ आंकड़ों से बताती हूँ। ह्यूमन राइट्स विदाउट फ्रंटियर्स यानी HRWF की एक रिपोर्ट है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में महिलाओं के साथ सांस्कृतिक रूप से दोयम दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की सिचुएशन, चाहे वो हिंदू हो कि ईसाई हो कि मुस्लिम हो, बहुत गंभीर है। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग, जिसे हम हॉरर किलिंग कहते हैं, उसके मामले भी लगातार बढ़े हैं। 2014 से 2016 तक 1276 हत्याएं हुई है। पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक धर्मों की लड़कियां और महिलाओं के साथ तो यौन उत्पीड़न की समस्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला शिक्षा प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में बहुत कम है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हर साल लगभग 1000 गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। HRWF की इसी साल की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में 12 और 13 साल की हिंदू युवा लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाकर उनसे बड़ी उम्र के मुस्लिम पुरुषों से शादी करवा दी गई। तो सोचिए, जिस मुल्क में महिलाओं पर इस तरह का जुल्म किया जाता हो, वहां के क्रिकेटर की सोच ऐसी नहीं तो कैसी होगी। वो किसी महिला के हक की, उनकी शख्सियत की इज्जत करने की बात कैसे सोच सकता है, बताइए। उनके लिए महिलाएं क्या है? बच्चा पैदा करने की मशीन, केवल शादी करना, बच्चे पैदा करना। उनके बराबर खड़ी होती महिला उन्हें अच्छी नहीं लगती है, उन्हें दुश्मन नजर आती है। महिला आत्मनिर्भर होकर, खुद मुख्तार बनकर समाज में पुरुषों के बराबर खड़ी हो जाए तो उनको वो महिला नजर नहीं आती, फिर उसमें उन्हें पुरुष दिखाई देखने लगता है। ये बर्दाश्त नहीं होता उनसे। पाकिस्तान जैसी दकियानूसी सोच वाले समाज में कोई ये उम्मीद कर भी सकता है? आजाद सोच पर इनका पहरा बहुत टाइम से चल रहा है। हालांकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर निकल कर आई है, दुनिया से कदमताल कर रही है, और हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल ये महिलाएं पाकिस्तान में इन पुरुषवादी मानसिकता की जागीर लिए बैठे लोगों को जरूर सबक सिखाएंगी। उस दिन इस सोच को भी हारना होगा जो अब्दुल रज्जाक जैसे लोगों की है, जिनकी वजह से महिलाओं को और हो सकता है अब्दुल रज्जाक की मां को भी शर्मसार होना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उस खबर की जो ये तस्दीक कर रही है कि भारत की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। भारत की इकोनॉमी को 4 चांद लग रहे हैं और भारत का भविष्य बेहद उज्जवल है। इस खबर की कुछ तस्दीक त्योहारों पर सड़क पर लगे ट्रैफिक जैम ने कर ली है, लेकिन जैम लगना तो ग्रोथ को बता नहीं सकता ना। शहरों में ट्रैफिक जैम तो आम दिनों में भी लगता है, और इसीलिए कुछ आंकड़े और फैक्ट्स आपके सामने रख रही हूँ। शुरुआत एक विदेशी बैंक की रिपोर्ट से कर रही हूँ। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में क्या कहा है? सैक्स ने भारतीय शेयर बाजार की रेटिंग मार्केट बाजार भार से बढ़ाकर ओवरवेट कर दी गई है। समझ गए आप?
भारतीय शेयर बाजार की रेटिंग मार्केट वेट जो है, यानी बाजार का जो भार है, उससे बढ़ाकर कर दी गई है, ओवरवेट हो गई है। कहा गया है कि भारत में इस वक्त व्यापक आर्थिक स्थिरता और देश में अच्छे विकास की संभावनाएं हैं, इसीलिए अगले साल भी भारतीय शेयर बाजार में अच्छी बढ़त जारी रहेगी। यह अमेरिका की तीसरी बड़ी फर्म है जिसने बीते कुछ दिनों के अंदर ही भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और ताकतवर बढ़त का लोहा माना है। गोल्डमैन सैक्स ने चीन के शेयर बाजार की रेटिंग को घटाकर मार्केट वेट कर दिया है। यह आशंका जताई गई कि चीन का शेयर बाजार कभी भी ढह सकता है, जबकि भारत की रेटिंग मजबूत कर दी गई है। और सिर्फ यही नहीं, S&P और फिच ने भी भारत के लिए अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, यानी साल 2023 और 24 के लिए भारत की वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया गया है और अगले वित्त वर्ष के लिए यह अनुमान 6.9% लगाया गया है। S&P ने साल 2030 तक भारत की इकोनॉमी 7.3 ट्रिलियन डॉलर होने का भी अनुमान लगा दिया है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी इंशाल्लाह। वहीं फिच ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान लगाया था और इसे बढ़ाया। अब भारत पर लौट जाते हैं, भारतीय बाजार की बात करते हैं, भारत के तथ्यों से करते हैं। सोमवार को ही रिपोर्ट आई कि भारत में महंगाई दर कम हुई है, 4 महीने के निचले स्तर पर वो पहुंच गई है और अक्टूबर में ये दर 4.87% रही। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या कहता है? एनएसओ का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो है वो 9.3% है, जिसका मतलब ये रहा कि फैक्ट्री उत्पादन बढ़ रहा है। ये अक्टूबर का आंकड़ा है और इसी जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कितनी थी ये भी जान लीजिए, 5%। इन आंकड़ों का सीधा मतलब यह है कि सामान ज्यादा खरीदा जा रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने पर ही सप्लाई ज्यादा होती है। डिमांड कब बढ़ती है? जब जेब में पैसा ज्यादा होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मेक इन इंडिया या बाहर से जो निवेश आ रहा है, या जो सरकार ने एक पिलर होता है अर्थव्यवस्था का जिसको हम सरकारी स्पेंडिंग कहते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसकी वजह से प्राइवेट स्पेंडिंग को बूस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस सारे इनिशिएटिव की वजह से और इस सारे माहौल की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी में है और भारत की तरफ इस समय पूरा विश्व देख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इंडस्ट्रीज से सप्लाई ज्यादा होने के चलते दामों में कमी आई हो या फिर कंपनियों के प्रॉफिट में किसी तरह की कोई कमी आई है। अब तक शेयर बाजार में लिस्टेड 3,711 कंपनीज ने अपने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं और ये आंकड़े भी भारत की मजबूती की गवाही देते हैं। जिन लिस्टेड कंपनीज ने अब तक जुलाई से सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन रिकॉर्ड 10.4% रहा, जबकि अप्रैल से जुलाई क्वार्टर में ये प्रॉफिट मार्जिन 10.3% था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 3,711 कंपनीज का सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट 3 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि अभी 1,000 लिस्टेड कंपनियों के नतीजे आने बाकी हैं और प्रॉफिट का आंकड़ा लगभग 3.20 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है, यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के पार ये जा सकता है। ये लगातार तीसरा क्वार्टर है जब लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब साल दर साल भारतीय कंपनीज के बढ़ते प्रॉफिट पर एक नजर आपको डालनी चाहिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक ट्रैक पर है और तेज रफ्तार से बढ़ रही है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के चारों क्वार्टर में भारतीय लिस्टेड कंपनियों का एवरेज प्रॉफिट जो है वो 2,02,000 करोड़ रुपए था, 2.2 लाख करोड़। 2022 में ये प्रॉफिट जो है वो हो गया 2,04,000 करोड़ रुपए और फिर 2023 में ये प्रति क्वार्टर 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया या उससे ज्यादा रहने का अनुमान जताया गया, माफ कीजिएगा। अब एक और तथ्य है जिसे जानना जरूरी है। कंपनियों का जो प्रॉफिट अभी हमने आपको बताया वो टैक्स भरने से पहले वाला प्रॉफिट था। जाहिर सी बात है कि कंपनियों को टैक्स देना पड़ेगा और फाइनल आंकड़ा जो होगा उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन यहां अच्छी खबर भी मिल रही है। 2021-22 में लिस्टेड कंपनियों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.5% था, जो 22 और 23 में बढ़कर 16.9% पहुंच गया था। माना जा रहा है कि 2023 और 24 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% से ज्यादा रहेगा।
ये कंपनियों की प्रॉफिट की बात तो आपने समझ ली, जो तब बढ़ता है जब कंपनियां ज्यादा माल बेचती है या ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। और माल कितना बिका या लोगों ने खरीदारी कितनी की, इस पर भी आप नजर डाल लीजिए। त्योहारों पर धनतेरस से दिवाली तक 3 दिन के व्यापार का एक आंकड़ा कैट ने जारी किया है। कैट के मुताबिक धनतेरस से दिवाली के बीच भारत में 3.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। इस साल धनतेरस के दिन ही देश के बड़े ज्वेलरी शोरूम्स में 41 टन सोना और 400 टन चांदी की बिक्री हुई। कैट के मुताबिक छठ पूजा और तुलसी विवाह खत्म होने तक इस व्यापार में 50,000 करोड़ की और बढ़ोतरी हो जाएगी। पिछले साल दिवाली पर करीब 1.5 लाख करोड़ का व्यापार हो पाया था। और सोने चांदी की बिक्री के आंकड़े में छोटे जो जौहरी हैं उनसे किया गया व्यापार हमने शामिल नहीं किया और कैट ने भी नहीं किया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि भारत के लोग इस बार खरीदारी करने के लिए ज्यादा संख्या में बाहर निकले हैं। लोगों की जेब में पैसा पहले से ज्यादा पहुंचा है और खरीदारी जमकर की गई है। और पैसा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन रिटेल बिजनेस कंपनियां अमेज़न और फ्लिपकार्ट के मुताबिक शारदीय नवरात्र से दिवाली तक उनकी कुल बिक्री का 65% टियर 2 और टियर 3 सिटी के लोगों के लिए किया गया है। यानी छोटे शहरों के लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस बार दिवाली पर लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार पूरे देश में हुआ। और अभी जबकि गोवर्धन पूजा बाकी है, भैया दूज होना बाकी है, छठ पूजा बाकी है और इसके बाद तुलसी विवाह होना बाकी है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार और अभी होने की संभावना है। और सिर्फ भारत में खरीदारी जमकर नहीं हुई है बल्कि चीन पर निर्भरता भी कम हो गई है। इस साल त्योहारों पर चीन से आने वाले सामान में भारी कमी देखी गई है और चीन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कैट यानी CAIT के मुताबिक पिछले साल तक त्योहारों पर 70% सामान चीन से मंगाया जाता था, लेकिन इस साल इसमें 30% तक की गिरावट आई है। इस साल जो 3.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ उसमें 20% ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर खर्च हुआ है। ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों पर 7% खर्च किया गया है। कॉस्मेटिक्स और बर्तनों पर 9% खर्च किया गया है। चीन से सामान आयात में कमी आई है। लोकल वस्तुओं की तरफ रुझान हमारा बढ़ा है और PM मोदी ने जो वोकल फॉर लोकल की अपील की थी उसका असर साफ तौर पर आम भारतीयों पर दिखा भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल इस दिवाली पर भारतीय उत्पाद खरीदने के आह्वान को जबरदस्त समर्थन मिला पूरे देश भर में, चाहे वो व्यापारी हो अथवा ग्राहक हो, सबने मिलकर के इस अभियान को सफल बनाया। तो भारत के विकास की गति बहुत तेज है। भारत के लोगों की जेब तक पैसा पहुंच रहा है, लेकिन भारत को PM मोदी के विजन 2047 यानी 2047 को साकार करने के लिए अभी मेहनत करनी होगी और इसकी जरूरत है। भारत को अपनी ग्रोथ रेट 9% तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि 2047 तक भारत से गरीबी खत्म हो जाए, मध्यम आय वर्ग भी हाई इनकम ग्रुप में शामिल हो जाए और भारत $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ सबसे आगे खड़ा हो जाए। तो मेहनत ना रुकने पाए और ना नियत। अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक और चीज़ में मेहनत करनी होगी और आज ही नियत बांध लेनी होगी और वो है डायबिटीज़ के खिलाफ जंग की। बीमारियां एक बार जब आपके शरीर में एंट्री कर जाती है ना, तो फिर वो आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से लड़ने की तैयारी कर देती है। तीनों तरीकों से वो आपको परेशान करती है। हम चाहते हैं कि इस खबर को आप बहुत गंभीरता से देखें और बहुत ही ईमानदारी से इस पर काम करना शुरू करें। हम अपनी जीवन शैली में उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम बीमारियों से बचें, है ना? लेकिन भारत में एक बीमारी ऐसी है जिससे देश के करोड़ों लोग इस वक्त पीड़ित हैं और उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़। आज अंतर्राष्ट्रीय डायबिटिक डे है, इसीलिए भारत में डायबिटीज़ के बढ़ते आंकड़े और उससे बचाव के तरीकों पर बात करना बेहद ज़रूरी है। आपको पता है कि भारत में दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में
लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जबकि 2019 में ये संख्या 7 करोड़ के आसपास थी। यानी देश में पिछले 2 साल में लगभग 3 करोड़ नए मरीज डायबिटीज के पाए गए हैं। जबकि अगर दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो पूरी दुनिया में 50 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। यानी सिर्फ भारत में 20% डायबिटिक है। मतलब पूरी दुनिया का जो 20% है वो भारत से जा रहा है, डायबिटीज वाला हिस्सा। एक रिसर्च के मुताबिक अगले 30 साल में दुनिया भर में डायबिटीज के मामले 130 करोड़ के पार हो सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, मतलब 130 करोड़, क्योंकि दुनिया भर में 13 करोड़ 6 लाख लोग में प्री डायबिटीज सिम्टम पाए गए हैं और भारत में करीब 4 करोड़ 30 लाख लोगों को ये मालूम ही नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है कि वो डायबिटीज से पीड़ित है, क्योंकि उन्होंने कभी इसकी जांच करवाई नहीं। ये वो आंकड़े हैं जो डराने वाले हैं, और जो आंकड़े डराते हैं उससे बचने के उपाय हमें खोजने जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्री डायबिटीज भला क्या है, क्योंकि एक बार आप अगर इसे समझ गए ना तो आप डायबिटीज से बच जाएंगे। अगर आप प्री डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको थकान महसूस होती होगी, पैरों में दर्द रहता होगा, ज्यादा भूख लगती होगी, ज्यादा प्यास लगती होगी, वजन तेजी से कम होता होगा लेकिन खाते बहुत ज्यादा हो, या फिर हो सकता है कि वजन में तेजी से बढ़ाव भी हो। अगर आप में या आपके करीबियों में ये लक्षण हैं तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आप वक्त पर सतर्क हो गए तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल से भी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो लंबे वक्त तक आप डायबिटीज से खुद को दूर रख सकते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि डायबिटीज एक गंभीर और पुरानी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। इट्स अ साइलेंट किलर। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पूरे शरीर को खा जाएगी। लेकिन आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। प्री डायबिटीज के लक्षण आप जान चुके हैं। अब मान लीजिए कि आप उस लक्षण की पहचान नहीं कर पाए, तो फिर आप डायबिटीज के शिकार हो गए। अब आपने टेस्ट नहीं करवाया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डायबिटीज है कि कुछ और है? क्योंकि जब कोई डायबिटीज से पीड़ित होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, और वो लक्षण क्या है अगर आपने अब तक नहीं अपने ऊपर ध्यान दिया है तो आपको बार बार पेशाब आएगा, अधिक प्यास लगेगी, थकान होगी, रेस्टलेसनेस की फीलिंग आएगी और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के आप शिकार हो जाएंगे। स्किन ड्राई रहेगी, बार बार आपके स्किन रूखी होगी, उसमें खुजली पैदा होगी, बार बार भूख लगेगी, वज़न कम होने लगेगा। अब सवाल यह है कि आखिर भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या इतनी रफ्तार से क्यों बढ़ रही है? का मुख्य कारण है कि जो बॉडी के अंदर हमारे एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज, जिसको पित्ताशय भी बोलते हैं, उससे एक इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है जिससे हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। बहुत सारे मरीजों में या तो इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है, मतलब कम मात्रा में निकलता है, या इसके अगेंस्ट बॉडी में कोशिकाओं में रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम करना छोड़ देता है। तो ये मुख्य कारण है। इसके अलावा जो जेनेटिक देखा गया है कि कुछ लोगों में फैमिली में डायबिटीज सफर करती है, मतलब अगर बड़े बुजुर्गों को डायबिटीज है तो उनके बच्चे और अगली पीढ़ी दर पीढ़ी डायबिटीज चलती है। तो फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर डी.के. गुप्ता क्या बता रहे हैं वो आपने ध्यान से सुना होगा। दरअसल भारत में डायबिटीज के बढ़ते आंकड़े की मुख्य वजह ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन है। हम भारतीयों का खाना क्या है? चावल है, रोटी है, इसके बगैर तो हम जी नहीं सकते हैं, और इन दोनों से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है इनमें। जाहिर है हम डायबिटीज को निमंत्रण देते ही हैं। ऐसे खानों का सेवन करके हम जो हैं पूरा इंतज़ाम कर लेते हैं कि डायबिटीज़ तो हमको हो ही जाए, लेकिन इसके साथ स्वाद के चक्कर में हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड या हाईली प्रोसेस्ड फूड भी खाते हैं। वो भी बीमारियों का घर है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ चीनी खाने से होती है, ये एकदम गलत धारणा है। दरअसल डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, डायबिटीज़ मिलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। दोनों तरह की डायबिटीज़ अलग अलग हार्मोन्स की वजह से होती है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हैं। डायबिटीज मेलिटस, इसमें खून में ग्लूकोज का लेवल, जिसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा। इससे आपकी किडनी
इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकालने लगती है। वहीं डायबिटीज इंसिपिडस में आपके शरीर का फ्लूइड का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। इसमें आपके ग्लूकोज लेवल सामान्य रहते हैं, लेकिन आपकी किडनी अधिक मात्रा में डाइल्यूटेड यूरिन बनाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत होती है, करने की ज़रूरत होती है। अब आप इन दोनों में अंतर भी समझ लीजिए। डायबिटीज़ मेलिटस शरीर में इंसुलिन हार्मोन के असंतुलित होने के कारण होती है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस में शरीर वेसोप्रेसिन हार्मोन बना ही नहीं पाता है, या फिर किडनी इस हार्मोन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाती, रिएक्शन नहीं होता है। डायबिटीज मेलिटस में पैनक्रियाज शामिल होते हैं, वहीं डायबिटीज इंसिपिडस में किडनी शामिल होती है। हार्मोन जो है वो असंतुलित अगर हो जाएंगे तो आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी। ICMR की रिसर्च में ये दावा किया गया है कि देर रात तक जागने से 20% तक डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। आज की लाइफस्टाइल में आप देख लीजिए क्या है, देर रात तक हम जागते हैं, आदत पड़ गई है। साल 1980 में 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले डायबिटीज से पीड़ित युवाओं का प्रतिशत 5 से कम था, लेकिन 2014 आते आते ये आंकड़ा 8.5% हो गया है। अब 2022-23 में डायबिटीज के मरीजों ने करीब 20%, और 20 से 30 साल के जो युवा हैं वो देखिए किस तरीके से लगातार डायबिटीज से जूझ रहे हैं। छोटी उम्र में जो बच्चों को डायबिटीज हो रही है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। वो नॉर्मली जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी वजह से होती है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, मतलब उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बट हाँ, इंसुलिन देकर भी हम लगातार अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। आजकल युवाओं में, यंग लोगों में डायबिटीज हो रही है, वो उसका मुख्य कारण यही है कि उनका लाइफस्टाइल खराब है। वो वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड बहुत खाते हैं, जो उनका कैलोरी रिच खाना खाते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब सिटिंग जॉब है, इसकी वजह से, और एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है युवा में। जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, उसमें जो स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी डायबिटीज यंग लोगों में, युवा लोगों में बहुत ज्यादा हो रही है। एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब डेली 30 से 40 मिनट आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, कार्डियक एक्सरसाइज करनी चाहिए, सो दैट आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे। डायबिटीज के खर्च ने सारी दुनिया में आम आदमी के बजट को खराब कर दिया है। 2021 में 977 लाख करोड़ रुपए केवल इस बीमारी से जूझने में खर्च किए गए हैं। 2019 में पूरी दुनिया में 46 करोड़ लोग इस बीमारी के शिकार हुए थे, और डायबिटीज की वजह से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य खर्च जो है वो 2045 तक बढ़कर 1054 अरब डॉलर होने की संभावना है। डायबिटीज की वजह से यह खर्च जो है वो बढ़ने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2015 से 2020 के बीच डायबिटीज के मरीजों पर आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ रहा है। डायबिटीज पीड़ित हर भारतीय को हर साल 15,535 रुपए का खर्च इसके इलाज में करना पड़ रहा है। ओपीडी खर्च के रूप में हर साल अपनी आय का 3 से 5% हिस्सा खर्च कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति में डायबिटीज गंभीर रूप ले लेती है तो अस्पताल में भर्ती होने और उपचार में उसे प्रति वर्ष के खर्च में औसतन 21% यानी 11,000 रुपए बढ़ोतरी करनी पड़ती है। सिर्फ भारत की बात करूं तो यहाँ डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गोवा का जो नंबर है वो सबसे ऊपर है, यहाँ की 26.4% आबादी को डायबिटीज है। दूसरे नंबर पर है पुडुचेरी 26.3% के साथ। तीसरे नंबर पर केरल है 25.5% आबादी के साथ। चौथे नंबर पर चंडीगढ़ है 20.4% लोग यहाँ डायबिटीज के मरीज हैं। पांचवें नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली का नाम आता है, जहां 17.8% लोग डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज से जो लोग ग्रसित हैं उसकी वजह से देश में करोड़ों रुपए का हर साल लॉस होता है। जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है और डायबिटीज के इलाज में, डायग्नोस्टिक में, टेस्ट में खर्च होते हैं, और उसकी वजह से जो लोग बीमार पड़ते हैं उससे बहुत सारे उनके वर्किंग आवर्स का लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी पे हमारे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डायबिटीज की वजह से है। और कहीं ना कहीं ये डायग्नोस्टिक्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, फार्मा कंपनी के लिए इंडस्ट्री की तरह है। आप समझ सकते हैं कि इस समय फार्मा कितना इन्वेस्ट कर रहा है, डायग्नोस्टिक लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा $1 बिलियन एक इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है डायबिटीज। हर उम्र के लोग जो हैं
अब ये बात समझ लें कि डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों को नहीं होती है, वो किसी भी उम्र में आप पर अटैक कर सकती है। आपको करना क्या है, आपके भोजन में सलाद ज्यादा शामिल कर लीजिए, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखिए, सप्ताह में लगभग 150 मिनट एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। हमारा देश जो डायबिटीज का इस वक्त कैपिटल इस वक्त बन चुका है, हमारा देश, उससे मुक्ति हमें मिल जाए, इसके लिए मेहनत और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे ये मेरा हिंदुस्तान है। आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पीएम नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1964 से हर साल उनका बाल दिवस मन रहा है, उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित नेहरू के व्यक्तित्व या शख्सियत के दो पहलू थे, आप जानते हैं। पहला तो नेता वाला था, जिसे हम सब जानते हैं। आज़ादी के बाद 17 साल तक उनकी सरकार, उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और खुद उनका जो असर आज तक भारत और भारत की राजनीति पर पड़ रहा है, उससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू था, जो नेता वाले पहलू के आगे जो है कहीं ना कहीं वो दब कर रह गया। और ये पहलू कौन सा था? साहित्यकार का। वो बहुत प्रतिभाशाली लेखक थे। कहा जाता है कि नेहरू अगर प्रधानमंत्री ना होते तो भी दुनिया उन्हें महान लेखक के रूप में याद करती ही करती। जब वो प्रधानमंत्री थे तब लाल किले पर कवि सम्मेलन हो रहा था। नेहरू इसके मुख्य अतिथि थे। वहां पर भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी कविता पाठ करने आए थे। जब नेहरू और दिनकर मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तभी पीएम नेहरू का पांव लड़खड़ा गया। उनके साथ चल रहे रामधारी सिंह दिनकर ने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें संभाल लिया। इस पर वो बोले, धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे संभाल लिया। इसके जवाब में दिनकर जी ने जो कहा वो एक इतिहास बन गया। दिनकर ने कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है नेहरू जी, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य उसे ताकत देता है। यह अलग बात है कि नेहरू खुद बहुत बड़े लेखक और साहित्यकार थे। उन्होंने 1929 से लेकर 1946 तक कई सारी किताबें लिखी थी, जिसमें लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, पिता के पत्र पुत्री के नाम किताब शामिल थी। उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा को 146 खत लिखे थे। इनका हिंदी अनुवाद महान कथाकार, उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था। 1933 में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 1936 में एन ऑटोबायोग्राफी और 1946 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबें लिखी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को उन्होंने अहमदनगर की जेल में 1944 से 1946 के बीच लिखा था, जिसका हिंदी समेत कई भाषाओं में आज अनुवाद है। इस पर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में टीवी सीरियल भारत एक खोज भी टेलीकास्ट हुआ था। इन बुक्स में भारत और दुनिया का इतिहास, दर्शन, समाज, संस्कृति, धर्म और प्रकृति का जिक्र है। नेहरू साहित्यकारों के लगातार संपर्क में रहते थे। उस जमाने के मशहूर साहित्यकार पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित देवीदत्त शुक्ल, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर उनके करीबी दोस्तों में हुआ करते थे। बाल दिवस पर भारत 24 की तरफ से जवाहरलाल नेहरू को नमन।